अमीर और गरीब बहनों की रजवाड़े ससुराल में ड्रेस। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी बहुएं, जैसे आसमान से दो परियां उतर आई हों। दोनों ने कितनी सुंदर शादी के जोड़े पहने हुए हैं। ये देवलेखा के घर की पहली शादी थी जिसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक तरफ जहां छोटे से गांव में सीधे साधे लोग रहते थे, वहीं उसी गांव में एक महल जैसा घर खड़ा था जिसमें देवलेखा, उसका पति प्रताप, उसके 4 बेटे और एक बेटी रहा करते थे। पहली बार देवलेखा अपने महल जैसे घर में 2 बहुओं का स्वागत कर रही थी, जिसकी खातिर गांव वालों को उस महल जैसे घर का दीदार करने को मौका मिला। दोनों बहुओं के प्रवेश के लिए रास्ते में फूल बिछाए गए। सब तरफ उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, बाजे और शहनाइयां बज रही थी और दोनों नई दुल्हनों फूलों से भरे रास्ते पर चलती हुई घर में प्रवेश करती हैं। आज मेरे घर में पहली बार 2 बहुएं आई हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा ये महल जैसा घर तुम्हारा भी हो गया। तुम दोनों जितनी सुंदर लग रही हो, मुझे यकीन है तुम्हारा मन भी इतना ही सुंदर होगा। अब तुम दोनों इस घर की बहू बन चुकी हो तो तुम जल्दी ही हमारे घर का माहौल और रहने का तौर तरीका समझ जाओगी। दोनों बहुओं ने देवलेखा की बात को सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा और सोचने लगी कि उसकी सास क्या कहना चाह रही है। देवलेखा के परिवार में अभी भी पुराने राजपूताना तरीके अपनाए जाते थे। उनका रहन सहन बाहर की दुनिया से काफी अलग था। उनके ओढ़ने पहनने का ढंग भी बिल्कुल रजवाड़ों जैसा ही था। उनके घर की एक एक चीज देखने से शाही और कीमती लग रही थी। दीदी, जरा देखिए तो यहाँ पर सब कुछ कितना ओल्ड फैशन और राजा महाराजाओं के जमाने का लग रहा है। अब मुझे पता चला कि हमें इतने भारी भारी लहंगे क्यों पहनवाए गए हैं। सही कह रही हो अनन्या, और जरा इनके कपड़े तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए हैं। बस जल्दी से एक बार ये होम वेलकम हो जाए, फिर अपने इस भारी लहंगे को उतार के कबर्ड में डाल दूंगी। इसे पहनकर तो मेरे सारे बदन में दर्द हो रहा है। देवलेखा अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है और फिर सारा दिन शादी के बाद की रस्मों में निकल जाता है, जिसका उन दोनों बहुओं को जरा भी पता नहीं होता। पहली बार उन्होंने ऐसी रस्में देखी थी। अब उनकी पहली रसोई का दिन था। दोनों बहुएं अपने कमरों में तैयार होकर निकलती हैं और रसोई में पहुंचती हैं तो उन्हें देखकर सारे नौकर भी चौंक जाते हैं। इतने में पीछे से देवलेखा भी वहां पहुंचती है। हे भगवान, ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम अपनी पहली रसोई की रस्म में ये कपड़े पहन कर आई हो? ये किस तरह के कपड़े हैं? ये कपड़े तो साड़ी के ब्लाउज से भी छोटे हैं। हे भगवान, सारा कपड़ा तन से सांप की तरह लिपटा हुआ है। सासू माँ, आजकल यही तो कपड़े पहने जाते हैं। साड़ी, लहंगा, चुन्नी, ये सब रोज रोज कौन पहनता है? देखो तो जरा कितना टाइट कपड़ा है। तुम इसमें सांस कैसे ले पा रही हो? ओह माय गॉड, आप मजाक करिए सासू माँ। अब इतनी भी हद नहीं कि आपको स्ट्रेचेबल कपड़े का ही पता ना हो। जो भी हो, इसे जल्दी से बदलो और दूसरे कपड़े पहनकर ही रसोई में आना, वरना आज तुम्हारी पहली रसोई नहीं होगी। क्या माँ जी, अब क्या हमें रोज रोज वो राजमाता और देवियों के जैसे कपड़े पहनने होंगे? मुझे तो लगा था वो सिर्फ एक शादी की थीम है। हाँ माँ जी, इन कपड़ों में तो हम चलता फिरता नमूना लगेंगे। आखिर हमारी शादी हुई है, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बस चुप। तुम दोनों कहाँ से आई हो और क्या पहना करती थी, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं। ये जान लो कि अब तुम इस घर की बहुएं हो और तुम्हें अब वैसे ही रहना होगा जैसे हम चाहेंगे। किसी तरह देवलेखा अपनी दोनों बहुओं को ट्रेडिशनल कपड़े पहनवा देती है। उन कपड़ों को पहनने के बाद दोनों बहुओं से कोई भी काम ढंग से नहीं होता। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब देवलेखा अपनी बहुओं का बहुभोज करने की तैयारियां करवाने लगती है। सुनो, मुझे अपनी बहुओं के बहुभोज के लिए कपड़े तैयार कराने हैं। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये पहन सकें। तुम इनके ये वाले कपड़ों को यहाँ से ले जाओ और किसी ऐसे डिजाइनर को लेकर आओ जो इनके लिए अच्छे से कपड़े तैयार कर दे। मालकिन, अगर आप कहें तो हम किसी अच्छे कपड़ा बनाने वाले को बुलवा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, हमारे अपने गांव में यहाँ 2 लड़कियां हैं जो यही काम करती हैं। बस एक गरीब है। अगर आप चाहें तो हम अमीर वाली को यहाँ ले आएं। अगर हमारे गांव की ही 2 लड़कियां कपड़े डिजाइन करती हैं तो हमें कहीं और से किसी को बुलवाने की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, हम ऊंच नीच, अमीरी गरीबी नहीं देखते। अगर दोनों लड़कियों में ही कला है तो दोनों लड़कियों को यहाँ बुलवाया जाए, जैसी आपकी मर्जी। गांव में 2 लड़कियां अपनी ड्रेस डिजाइन से मशहूर थीं, राजेश्वरी और सोनिया। सोनिया अमीर थी जिसकी वजह से उसका अपना एक डिजाइनर बुटीक था और राजेश्वरी उसके चचेरी बहन थी। क्योंकि वो गरीब थी इसलिए वो अपने घर में ही सिलाई मशीन पर कपड़े डिजाइन किया करती थी। लेकिन दोनों बहनों को आपस में बड़ा ही लगाव था।
वो एक साथ हर जगह आया जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन दासी उनके घर के बाहर आती है और दोनों को बाहर बुलाकर महल से बुलावे का संदेशा देती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इस बात पर कि राजपूत परिवार से हमारे लिए कपड़े डिजाइन करने का मौका मिला है। कहीं ये सपना तो नहीं है? अरे नहीं सोनिया, मैं ऐसे कई बड़े घरानों के लिए ड्रेस डिजाइन कर चुकी हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, वही शो ऑफ वाली बातें। लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक तुमने सिर्फ मॉडर्न लोगों के लिए ड्रेस डिजाइन की है। ये लोग अलग हैं। क्या तुमने कभी सुना नहीं कि इनके घर की औरतें पुराने जमाने की रानियों की तरह सज संवर कर रहती हैं? मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसे लोगों के बीच हम क्या पहन कर जाएंगे। बहू भोज है तो हमें भी बुलाया गया है। दोनों बहुओं के साथ साथ हमें अपने लिए भी ड्रेसेस तैयार करनी होंगी। तो बिना देर किए हम काम से लग जाते हैं, नहीं तो हम समय पर कुछ भी तैयार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें ड्रेस डिजाइन करने लग जाती हैं। सोनिया बाजार से महंगा कपड़ा लाकर अपने और राजपुताना बहू निया के लिए ड्रेस तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ राजेश्वरी अपनी सिलाई मशीन पर ही अपने और दूसरों के लिए कपड़े तैयार करती है। बहुओं की ड्रेसेस के साथ साथ में अपनी भी ड्रेस बहुत अच्छे से मैं रेडी करूंगी। मुझे ड्रेसेस में थोड़ा मॉडर्न टच देना चाहिए ताकि ये सुंदर के साथ साथ स्टाइलिश भी लगे। सोनिया अपनी ड्रेसेस तैयार कर लेती है तो बड़े ही महंगे चमचमाते कपड़े से बड़ी ही अच्छी ड्रेसेस बनकर तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ राजेश्वरी, मुझे सिलाई के साथ साथ कढ़ाई भी तो आती है। मेरी माँ ने मुझे कढ़ाई करना सिखाया है। क्यों ना मैं इन ड्रेसेस पर अपने उस हुनर को आजमा कर देखूं। मैं इन पर अपने हाथों से कढ़ाई करूंगी तो फिर तो ये ड्रेस अलग ही दिखेगी। दोनों बहनें अपनी अपनी ड्रेसेस तैयार करके देवलेखा के घर पहुंचती हैं। सोनिया ने अपनी डिजाइन की हुई एक मॉडर्न ड्रेस पहनी थी और राजेश्वरी ने वो ड्रेस पहनी जिस पर उसने अपने हाथों से कढ़ाई भी की थी। वाह, कितना बड़ा घर है, बिल्कुल महल जैसा। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने गांव से दूर कहीं बड़े शहर में आए हों। यकीन नहीं आता कि हमारे गांव में एक महल जैसा घर भी खड़ा है। क्या राजेश्वरी, तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे बावले गांव ने पहली बार ऊंट को देखा हो। अब क्या बाहर खड़ी खड़ी इस घर को निहारती रहोगी? जल्दी अंदर चलो, वरना अपने साथ साथ तो मेरा भी मजाक बनवाओगी। हाँ हाँ, जानती हूँ। शो ऑफ करना तो कोई तुमसे सीखे, सब पता है मुझे। तुमने भी ऐसा घर पहली ही दफा देखा है। अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। हाँ ठीक है, बस अब अंदर चलो, वरना हम यहीं खड़े खड़े बातें करते रहेंगे और पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोनों देवलेखा के महल जैसे घर के अंदर पहुंच जाती हैं। वहां पार्टी में आए सभी लोग उन दोनों बहनों को बड़ा गौर से देख रहे थे, खासतौर से राजेश्वरी को। उसकी ड्रेस उस राजमहल जैसे घर से बिल्कुल मैच कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो यहाँ की ही कोई रानी हो, और उस पर हुई कढ़ाई ने उस ड्रेस में 4 चांद लगा दिए। यकीन नहीं हो रहा, ये घर तो अंदर से और भी ज्यादा सुंदर है। सब कुछ कितना नया है यहाँ पर। नया नहीं, पुराना। तुम्हें दिख नहीं रहा? यहाँ सब कुछ कितना ओल्ड डिजाइनिंग है। मेरा लुक तो इस जगह से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी वेस्टर्न पार्टी में जाने के बजाय किसी पुराने समय के किले में पहुंच गई हूँ। क्या नया पुराना, तुम्हें पता है ना, ओल्ड इज गोल्ड। और वैसे भी चीजों के नए पुराने होने से नहीं, उनके सुंदर होने से मतलब होता है। हाँ, देखते हैं कि इस राजा महाराजाओं के थीम पार्क में और क्या पुराना देखने को मिलता है। दोनों बहनें पार्टी में एंजॉय कर रही थीं। फिर उनकी निगाह देवलेखा की बहुओं पर गई, जिन्होंने उनकी ही डिजाइन की हुई ड्रेसेस पहनी थी। ये दोनों तो हमारी डिजाइन हुई ड्रेसेस पहनकर खूब जम रही हैं। वो दोनों बातें ही कर रही होती हैं कि तभी वहां पर 2 लड़कियां आती हैं और सोनिया और राजेश्वरी को देवलेखा के पास लेकर जाती हैं। तुम दोनों ने मेरी बहुओं के लिए बहुत अच्छी ड्रेसेस तैयार की हैं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम के तौर पर देना चाहती हूँ। देवलेखा अपनी दासियों की तरफ इशारा करती है। दोनों दासियों के हाथ में एक एक सोने का लॉकेट होता है। अरे अब तो मुझे लगता है कि मैं सपना ही देख रही हूँ। कितना सुंदर लॉकेट है, और वो भी सोने का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ड्रेस डिजाइन करने के बदले में सोने का लॉकेट मिलेगा। अब तो लगता है कि मैं सच में पुराने जमाने में आ गई हूँ। क्या बकवास है ये सब। इससे अच्छा तो मेरे पास आर्टिफिशियल नेकलेस है। इनकी सोच के साथ साथ इनके घर की हर चीज ओल्ड फैशन है। तो कैसा लगा तुम्हें ये लॉकेट? मैंने ये खास तौर से तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। हाँ अच्छा है, मैंने तो ऐसा डिजाइन कभी पहले नहीं देखा। काफी पुराना, मेरा मतलब एंटीक डिजाइन है। चलो, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। अरे तुम क्यों इस तरह से इसे इतनी गौर से देख रही हो? क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो ऐसी कारीगरी मैंने कभी नहीं देखी। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, शुक्रिया। सिर्फ एक कलाकार की आंखें ही कला को देख सकती हैं। तुम एक अच्छी कलाकार हो। क्या तुमने ही मेरी छोटी बहू अनन्या के लिए ड्रेस तैयार की थी? जी, मैंने ही उनके लिए ड्रेस तैयार की है। मैंने उस पर अपने हाथों से कढ़ाई की थी।
क्या सच में? तो तुम कढ़ाई भी कर लेती हो। मैंने गलत नहीं कहा कि तुम एक अच्छी कलाकार हो। वैसे अपना नाम तो बताओ। राजेश्वरी देवलेखा को अपना नाम बताती है। वहीं राजेश्वरी का छोटा बेटा जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा था, राजेश्वरी पर फिदा हो जाता है। राजेश्वरी, कितना प्यारा नाम है, लगता है जैसे हमारे घर को ही बिलोंग करता हो। दोनों बहनें अपने हाथों में लॉकेट का डिब्बा लिए देवलेखा के पास से आती हैं कि तभी वहां देवलेखा का छोटा बेटा युवराज उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हेलो राजेश्वरी, वो क्या क्या तुमने ही हमारी भाभीयों का ड्रेसेस तैयार की हैं? बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा मतलब बहुत सुंदर ड्रेसेस बनाती हो तुम। शुक्रिया, लेकिन आपको कैसे पता कि मैंने ड्रेस तैयार की है? और तो और आपको मेरा नाम भी पता है, कैसे? अरे वो मेरा मतलब वो मैं। युवराज कुछ बोल भी नहीं पाता कि तभी वहां उसका बड़ा भाई प्रथम आ जाता है। युवराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दोनों लड़कियां कौन हैं? अरे भैया, ये तो राजेश्वरी है जिसने हमारी भाभी की ड्रेस तैयार की थी। और ये जो है ये सोनिया, मेरा नाम सोनिया है। मैंने आपकी दूसरी भाभी के लिए ड्रेस तैयार की थी। माफ करना सोनिया, मैं तुम्हारे बारे में तो पूछना ही भूल गया। हाँ, क्योंकि तुम राजेश्वरी में इतने मग्न थे कि तुमने मुझे उसकी बराबरी में खड़े हुए देखा ही नहीं। अरे माफ कर दीजिए सोनिया जी, मेरा भाई थोड़ा नादान है, यह अक्सर ऐसी गलतियां कर देता है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा। वो दोनों अपने घर चली जाती हैं और दोनों राजकुमार अपनी रानियों के ख्वाबों में खोने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बाद युवराज अपनी माँ से कहता है, माँ, वो लड़की, मेरा मतलब वो डिजाइनर कितने अच्छे कपड़े डिजाइन करती है ना। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? वो डिजाइनर, वो लड़की, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता कि वो काफी सुंदर कपड़े डिजाइन करती है, जितनी सुंदर वो खुद है? तुम किसकी बात कर रहे हो? साफ साफ बोलो ना, इतना हिचकिचाने की क्या जरूरत है? माँ, मैं राजेश्वरी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छी कलाकार है। ओह, राजेश्वरी, हाँ है तो। उसे कला की बहुत समझ है, वैसे भी काफी समझदार दिखती है वो। तो फिर तो क्या आप नहीं चाहती कि ऐसी एक अच्छी, सुंदर, समझदार और साथ में कला का ज्ञान रखने वाली लड़की आपके घर की बहू बने? देवलेखा को युवराज की बात एकदम समझ आ जाती है और वो इनकार भी नहीं करती, बल्कि वो सोचती है कि क्यों ना सोनिया को भी अपने घर की बहू बना लिया जाए। फिर वो अपने बेटे प्रथम से इस बारे में पूछती है। प्रथम रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे भी सोनिया तभी पसंद आ गई थी। इसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और गांव में। अरे कितना बोरिंग दिन है, कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा। कई दिनों से कुछ भी करने को नहीं मिला। कहीं भगवान कोई चमत्कार तो नहीं करने वाले हैं। तुम और तुम्हारे ख्याली पुलाव, किस तरह का चमत्कार? बिन मौसम बरसात? तुम्हें तो हर बात मजाक ही लगती है। चमत्कार तो किसी भी तरह का हो सकता है, अगर पहले से पता चल जाए तो उसे चमत्कार ही क्यों कहेंगे? ठीक है, देखते हैं क्या चमत्कार होता है। सोनिया इतना कहती ही है कि तभी एक बड़ी आलीशान गाड़ी उनके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी की आवाज सुनकर राजेश्वरी झांक कर देखती है। लगता है हो गया चमत्कार, भगवान ने हमारे लिए एक बड़ी गाड़ी भेजी है। क्या? ये क्या बात हुई भला? अरे मजाक कर रही हूँ, लगता है देवलेखा जी आई हैं। शायद उन्हें फिर से अपनी बहुओं के लिए कपड़े डिजाइन कराने हो। लेकिन वो खुद हमारे घर क्यों आई हैं? वो हमें भी तो बुलवा सकती थी ना। शायद कुछ और बात होगी, चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद दोनों बहनें नीचे जाकर देखती हैं और चौंक जाती हैं कि देवलेखा खाली हाथ नहीं बल्कि बहुत से कपड़े और गहने लेकर उनके यहाँ आई थी। सोनिया और राजेश्वरी देखती हैं कि उनके माता पिता भी वहीं राजेश्वरी के घर में बैठे हैं और देवलेखा उनके माता पिता से अपने बेटों के लिए उनका हाथ मांगती है। क्या आप अपनी बेटियों को मेरे घर की बहू बनाने के लिए राजी हैं? अरे ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू ही आ गए कि मुझ गरीब की बेटी एक इतनी आलीशान घराने में बहू बन के जाएगी। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी आपके घर बहुत खुशी से रहेगी। उसके बाद वो राजेश्वरी और सोनिया से रिश्ते के लिए सहमति लेते हैं और खुशकिस्मती से वो दोनों रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। फिर देवलेखा के बेटों के साथ राजेश्वरी और सोनिया का रिश्ता पक्का हो जाता है। गांव के सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थे। वो दोनों बहनें जहां भी जाया करती, लोग उनके बारे में बातें बनाते। तुमने देखा कैसा नसीब खुला है इन दोनों का?
अरे दोनों का नहीं, खास तौर से राजेश्वरी का। जरा देखो तो सही, अपने छोटे से घर से निकल कर ये सीधा महलों की रानी बनने जा रही है। गांव के लोग इसी तरह उन्हें देखकर बातें करते, जिससे अब दोनों बहनों को थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। कुछ समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन प्रताप जी, युवराज और प्रथम का रिश्ता लगे हुए भी समय हो गया है, क्यों ना हम घर में एक छोटा सा पूजा समारोह कर लें। वैसे भी हमारी होने वाली बहुओं को हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने भी नहीं देखा है, इसी बहाने हम उन्हें भी अपने रिश्तेदारों से मिलवा लेंगे। प्रताप पूजा समारोह के लिए राजी हो जाता है और देवलेखा खास तौर से दोनों बहनों को अपने घर बुलवाती है और पूजा के लिए उनसे खुद अपनी ड्रेस डिजाइन करने को कहती है। कुछ दिन बाद मैं घर में एक पूजा समारोह करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों का हुनर सभी को दिखाओ, लोग देखें और कहें कि देवलेखा की बहुएं कितनी होनहार हैं। मैं तुम्हारी सारी जरूरत का सामान तुम्हारे पास पहुँचा दूंगी, बस तुम्हें अपनी पूरी मेहनत से अपने लिए सुंदर सुंदर जोड़े तैयार करने हैं। फिर क्या था, दोनों बहनें अपनी सगाई की ड्रेस तैयार करने में लग जाती हैं। वो देखती हैं कि उनकी होने वाली सास देवलेखा ने उनके ड्रेस के लिए कितना अच्छा सामान भिजवाया है, जिसमें बड़े ही सुंदर जगमगाते नग, मोती, गोटा और बड़ा ही महंगा सा कपड़ा था। वाह, कितना सुंदर सामान है। ये ड्रेस मटेरियल है या खजाना? एक एक मोती कितना कीमती और महंगा दिख रहा है। ये नग, मोती, गोटा, इन सब में किस तरह की ड्रेस बना सकती हूँ भला? मुझे तो इन सब का काम भी नहीं पता कि इन्हें किस तरह लगाया जाता है। मुझे तो जरी वर्क आता भी नहीं। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी इस ड्रेस को तैयार करने में। मैंने अपनी माँ से कढ़ाई करना सीखा है, मुझे पता है कि इन सबको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया राजेश्वरी, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब हम दोनों मिलकर अपनी ड्रेस तैयार करेंगे। कुछ समय बाद दोनों बहनों की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। दोनों की ड्रेसेस बड़ी ही सुंदर लग रही थी। सोनिया और राजेश्वरी अपने लिए जो ड्रेसेस तैयार करती हैं उनमें नग, सितारे, मोती और ईम की कढ़ाई हुई थी। दोनों के ड्रेसेस बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस बार मैं किसी फैशन डिजाइनर से ड्रेस नहीं बनवाऊंगी। मुझे नहीं पहननी ये ओल्ड फैशन ड्रेसेस। मैं तो बाजार से एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आऊंगी पूजा समारोह के लिए। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी महारानियों जैसी ड्रेस पहनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अनन्या को अपने साथ लेकर बाजार चलेंगे। लेकिन हम माँ जी को कैसे मनाएंगे? हम अनन्या से कह देंगे कि वो माँ जी से कह दे। निया और ईशा दोनों अनन्या से कहकर किसी तरह अपनी सास से बाजार जाने की इजाजत लेती हैं। देखते ही देखते पूजा समारोह का दिन आ जाता है। देवलेखा की दोनों बहुएं बड़ी ही मॉडर्न तरीके से तैयार होती हैं। दोनों काफी रिवीलिंग और टाइट ड्रेस पहने हुए थी। वहीं फिर सोनिया और राजेश्वरी भी वहां पहुंचती हैं। सोनिया ने देवलेखा के दिए सामान से एक वेस्टर्न लुक वाली ड्रेस बनाकर तैयार की थी। वहीं दूसरी तरफ राजेश्वरी ने पूरी तरह से संस्कारी और ट्रेडिशनल लुक लिया, जिस तरह पूजा समारोह में पहना जाता है। अरे जरा देखो तो सही, ये है देवलेखा की होने वाली बहू। ये क्या पहन कर आई है? पूजा में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? इसे तो कपड़े पहनने की बिल्कुल तमीज नहीं है। भला इतने संस्कारी ससुराल किस तरह के कपड़े पहन कर आई है? और जरा देखो देवलेखा की बड़ी बहुओं को, देखो जैसे किसी फैशन शो में आई है। और ये देखो, इसका नाम राजेश्वरी है। ये देवलेखा की सबसे छोटी बहू बनेगी। कितनी सुंदर है और इसने कपड़े भी कितने अच्छे पहने हुए हैं। लगता है इसकी माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं इसे। राजेश्वरी, इसका तो नाम भी रजवाड़ों से मिलता जुलता है। देवलेखा उन दोनों औरतों की बातें सुन रही थी। वो धीरे से अपनी दोनों बहुओं और सोनिया को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। ये किस तरह के कपड़े तैयार किए हैं तुम तीनों ने, वो भी पूजा वाले दिन? और सोनिया, तुम्हें तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि किस तरह की ड्रेस बनानी है। क्या तुम तीनों को पता नहीं कि पूजा में किस तरह का पहनावा चलता है? तुम तीनों ने मुझे बहुत निराश किया है। मैं ये पूजा यहीं खत्म करने का आदेश देती हूँ। माफ कर दीजिए माँ जी, आप पूजा मत रुकवाइए। हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हमारा आपकी बेइज्जती कराने का कोई इरादा नहीं था, बस हमसे गलती हो गई। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। माँ जी, हमसे गलती हो गई है, हम अभी कपड़े बदल कर आते हैं। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे आगे से आप तीनों ऐसे ही कपड़े बनाओगी जैसे हमारे यहाँ पहने जाते हैं। इसके बाद पूजा होती है। किसी न किसी तरह देवलेखा बात को संभाल लेती है। कुछ समय गुजरता है और अब दोनों बहनों की शादी का दिन नजदीक था। इस बार देवलेखा अपनी दोनों बहुओं और सोनिया के कपड़ों की जिम्मेदारी राजेश्वरी को सौंपती है। इस बार दोनों बहनें ये सुनकर थोड़ी घबरा जाती हैं, क्योंकि इस बार ये कोई आम ड्रेस नहीं बल्कि उन्हें अपनी शादी का जोड़ा तैयार करना था। समझ नहीं आ रहा कि शादी के लिए अपने आप को तैयार करूं या अपने शादी के जोड़े को। और वैसे भी सोनिया और अपनी दोनों होने वाली जेठानियों के कपड़े भी तो मुझे ही तैयार करने हैं। मुझे सोचने से ज्यादा काम करना चाहिए। मुझे माफ कर देना राजेश्वरी, मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है।
राजेश्वरी अपनी और अपनी दोनों जिठानियों के लिए ड्रेसेस तैयार करने को लग जाती है। वो बड़ी ही मेहनत करके अपने लिए बड़े ही सुंदर शादी के जोड़े तैयार करती है। अपने घर से विदा लेकर वो जब देवलेखा के दरवाजे पर गाड़ी से उतरती है तो यकीन नहीं होता, क्या ये वही लड़की है जिसने पूजा पर मॉडर्न ड्रेस पहनी थी? आज तो ये कितनी सुंदर लग रही है। आज तो ये बिल्कुल अलग ही दिख रही है, खास तौर से ये जो पर्पल लहंगे वाली बहू है। देखो तो जरा इसका लहंगा कैसे चमक रहा है, मानो जैसे असली हीरे लगे हुए हों। और ये बिल्कुल राजपुताना बहू लग रही है। पर्पल लहंगा राजेश्वरी ने पहना था, जिस पर बेहद सुंदर कढ़ाई हुई थी और उसमें कई तरह के चमचमाते नग, सितारे और मोती, और दुपट्टे पर बड़ा ही प्यारा गोटा लगा हुआ था। इस लहंगे को राजेश्वरी ने उस भिजवाए हुए सामान से तैयार किया था जो देवलेखा उनके पूजा समारोह के जोड़े के लिए लेकर आई थी। वहीं दूसरी तरफ सोनिया और देवलेखा की दोनों बहुएं निया और ईशा भी एम्ब्रॉयडरी लहंगे में बहुत सुंदर दिख रही थी। राजेश्वरी बहू, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि तुमने मुझे कितना गर्व महसूस कराया है। मुझे तुम्हारी कला और मेहनत पर पहले से ही यकीन था और तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। मुझे बहुत खुशी है माँ जी, आपको मेरा काम पसंद आया। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी और मैं इस वादे को पूरा कर सकी। मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद दोनों बहनें राज परिवार की बहुएं बनकर खुशी खुशी रहने लगी।